हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री के संसद में दिए गए वक्तव्य में कोरोना काल का जिक्र देखने को मिला। जब वो भाषण दे रहे थे तो स्क्रिप्ट देखकर पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। इससे देशवासियों में थोड़ी चिंता और बेचैनी जरूर हो सकती है। सुनिए मोदी जी ने क्या कुछ कहा। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। तूफान आएगा कहकर संसद में डर बेचा गया, कोरोना का हवाला दिया जा रहा है और फिर से वही पुरानी स्क्रिप्ट, जनता के कंधे पर भार डाल दिया गया कि तैयार रहो। लेकिन सच ये है कि तैयारी नहीं, इनका बहाना तैयार है। कल को हालात बिगड़े, वो लाइन भी तय है जिसमें ये कहेंगे, इनके सारे नेता कहेंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही बताया था कि तैयार रहो। आपने जनता से तो बता दिया कि तैयार रहें, लेकिन ये नहीं बताया आपने कि आपकी तैयारी क्या है। मोदी जी को यह भी बताना चाहिए कि सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं इन चुनौतियों से निपटने के लिए। बहरहाल मोदी जी के भाषण पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि 24 मिनट 14 सेकंड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में पश्चिम एशिया के संकट पर दिया वक्तव्य असल में खोदा पहाड़ और निकली चूहिया है। स्थिति गंभीर है। इसका अंदाजा तो इसी से लग गया कि आज मोदी जी एक एक शब्द देखकर पढ़ रहे थे। आज न सीना ठोका, न नेहरू जी को याद किया, बल्कि विपक्ष से एकजुटता की अपील की। प्रधानमंत्री को आज कोरोना काल याद आया, मतलब अभी चुनौती और संकट टला नहीं है, पर पश्चिम एशिया में चल रहे इस भीषण युद्ध और तबाही पर आज देश अपने प्रधानमंत्री को सुनना चाहता था। देश जानना चाहता था भारत का क्या रुख है। देश कोरे आंकड़ों, सोलर एनर्जी पर लफाजी और खोखले दावों से ऊब चुका है, लेकिन मोदी जी ने अमेरिका और इजराइल का एक भी बार नाम नहीं लिया। मोदी जी ने यह माना कि युद्ध से संकट बढ़ा है। आगे वो लिखती हैं कि प्रधानमंत्री ने तो हाथ खड़े कर दिए, कोरोना काल को याद करके ये साफ कर दिया कि आपको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, बस ताली थाली बजवा लेना ही बाकी है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। 24 मिनट 14 सेकंड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में दिया हुआ वक्तव्य जो वेस्ट एशिया क्राइसिस पे दिया जाना था, वो असल में खोदा पहाड़ और निकली चूहिया निकला। स्थिति गंभीर है, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज मोदी जी ने एक एक शब्द पढ़कर बोला। कोई सीना नहीं ठोका, नेहरू जी को याद नहीं किया, बल्कि विपक्ष से एकजुटता की बार बार अपील करी। प्रधानमंत्री को आज कोरोना काल याद आया, मतलब चुनौती और संकट गंभीर है और अभी टला नहीं है। पर पश्चिम एशिया में चल रहे इस भीषण युद्ध और तबाही पर आज देश अपने प्रधानमंत्री को सुनना चाहता था, जानना चाहता था कि भारत का क्या रुख है। देश कोरे आंकड़ों, सोलर एनर्जी पर लफाजी और खोखले दावों से वाकई में ऊब चुका है, लेकिन मोदी जी ने 24 मिनट में अमेरिका और इजराइल का एक बार भी नाम नहीं लिया। मोदी जी ने यह तो माना कि युद्ध से संकट बढ़ा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से हमारे यहां सप्लाई बाधित है। उनके मूर्ख प्रवक्ता और भक्त तो खैर इस बात को ही नहीं मानते थे कि गैस की किल्लत है, शायद अब उनका दिमाग बदल जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने सदन को यह नहीं बताया कि तेल और गैस की आपूर्ति या सप्लाई कैसे सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह नहीं बताया कि सप्लाई पर ईरान से, इजराइल से या अमेरिका से क्या बात चल रही है। उन्होंने बोला यूरिया पर 6 प्लांट लग गए हैं देश में, पर उससे तो आपूर्ति पूरी नहीं होगी। यूरिया आएगी कहां से? जब आपूर्ति में कोई बाधा नहीं थी तब भी मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक खाद के लिए लाइनें लगी रहती थी। और यह बात किससे छुपी है? किसानों के हितों को यूएस ट्रेड डील में स्वाहा करके मोदी जी किस मुंह से आज किसानों के विश्वास को जीतने की बात कर रहे थे? और यह कितनी बड़ी विडंबना है कि अमेरिका को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी सौंपकर
आज प्रधानमंत्री एनर्जी सिक्योरिटी पर बतिया रहे थे। ये कौन बताएगा कि जो रूसी तेल हम बड़े डिस्काउंट पर खरीदते थे, आज वही प्रीमियम देकर अमेरिका की स्वीकृति के बाद खरीदा जा रहा है। उन्होंने नहीं बताया कि एलपीजी, पेट्रोल, इंडस्ट्रियल डीजल, सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, कोयला सब महंगा हो गया है। गैस से चलने वाली हजारों फैक्ट्री बंद हो गई और एक बार फिर से इस देश के मजदूर अपने गांव लौटने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, लेकिन यह नहीं बताया कि पिछले 12 सालों में कच्चे तेल के प्रोडक्शन में 28% गिरावट क्यों और कैसे आ गई। अपने वक्तव्य में इस देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका और इजराइल द्वारा एक संप्रभु सॉवरेन देश के सर्वोच्च नेता के टारगेटेड असैसिनेशन पर एक शब्द नहीं बोला। मोदी जी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किए जाने का विरोध किया, लेकिन अमेरिकी इजराइल हमले से ईरान में जो 165 निर्दोष स्कूली बच्चों की हत्या हुई, उस पर एक शब्द नहीं बोला। मोदी जी ने यह भी नहीं बताया कि हमारी विदेश नीति इतनी विफल कैसे है कि इतने सारे हमारे जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटके हुए हैं। 24 मिनट में कोरोना और 2 बार एकजुटता का हवाला सुनकर एक बात तो साफ है, चुनौती गंभीर है। भक्त भले बकलोली करते रहे, प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना काल को याद करके यह भी साफ है कि आपको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, बस थाली और ताली बजवाना बाकी रह गया है। वैसे संकट की इस घड़ी में सरकार की गंभीरता को देखते हुए मुझे संजय सिंह की वो बात याद आ रही है जिसमें उन्होंने वर्तमान संकट पर भाषण देते हुए कहा कि भारत के ऊपर ये संकट आपने लाया है, ये आया हुआ संकट नहीं है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने और क्या कुछ कहा। मान्यवर, इस पूरे बिल को देखने के बाद जो डिमांड्स है माननीय मंत्री जी की, उसमें जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसके लिए 57,000 करोड़ रुपए की मांग उन्होंने सदन से की है मंजूरी के लिए। मान्यवर, अभी जब नेता सदन बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो संकट है, विपत्ति का काल है, इस काल में विपक्ष हमारा साथ नहीं दे रहा है। ये विपत्ति आ पड़ी है, आई हुई विपत्ति है, इसमें तो सबको साथ देना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, यह विपत्ति आई हुई कैसे है? मान्यवर, यह विपत्ति लाई हुई विपत्ति है। यह लाई गई समस्या है, यह लाया हुआ संकट है, आया हुआ संकट नहीं मान्यवर। तो यह लाया हुआ संकट कैसे है? देश की जनता को नहीं पता था मान्यवर, आपको भी नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता था, देश के विदेश मंत्री को पता था कि जो हार्मोज का समुद्री मार्ग है वहां से भारत की जरूरत का 60% कच्चा तेल आता है मान्यवर, और 50% भारत के जरूरत की गैस आती है, उसी रास्ते से आती है। यह बात नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता थी। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब वो हार्मोज का समुद्री मार्ग 60% से ज्यादा ईरान के रास्ते में आता है, ईरान के कब्जे में आता है, तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी? इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है। यह संकट आया हुआ संकट नहीं है, यह लाया हुआ संकट है, और इस लाए हुए संकट के सबसे बड़े जो प्रायोजित किया है जिन्होंने संकट, उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मान्यवर, यह बात देश की जनता को पता होनी चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, आपका परंपरागत मित्र है ईरान, और खुद प्रधानमंत्री ने माना है। प्रधानमंत्री जी जब गए थे ईरान की यात्रा में, उन्होंने कहा भारत और ईरान की दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है। यह प्रधानमंत्री के वक्तव्य हैं। उन्होंने खामेनेई जी को कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी 7वीं शताब्दी की मान्यवर। उन्होंने चाबार पोर्ट का समझौता किया था, जिसका बखान प्रधानमंत्री ने खूब किया कि भारत का व्यापार बढ़ जाएगा, पाकिस्तान की अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम अपना एक अलग रास्ता बना के और भारत के व्यापार को बढ़ाएंगे। और वहां पर सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए चाबार पोर्ट पे वेस्ट किया। 2019 तक भारत को ईरान से सस्ता तेल मिलता था, रुपए में तेल मिलता था, गैस मिलती थी, हमारा मित्रतापूर्ण संबंध था उनसे।
लेकिन भारत के प्रधानमंत्री खामेनेई की मौत पे खामोश रहते हैं। 160 स्कूली बच्चे मार दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। और इतना ही नहीं मान्यवर, ईरानी नौसेना को हमने अपने युद्धाभ्यास में बुलाया और जब वो नौसेना का जहाज वापस जा रहा था 100 नौसैनिक मार दिए गए ईरान के, अमेरिका के द्वारा। प्रधानमंत्री खामोश। हमारे मेहमान मारे गए, एक शोक संवेदना के शब्द हमने नहीं बोले। तो ये संकट भारत के ऊपर आपने लाया है, ये आया हुआ संकट नहीं है, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात, आपने जो तेल और जो ऐसे समय में 60 रुपए घरेलू गैस का दाम और 115 रुपए कमर्शियल सिलेंडर का दाम आपने बढ़ाने का काम किया। तो पूरे देश में एक हाहाकार की स्थिति है। इसको नियंत्रित करने के लिए झूठ बोलने के बजाय सच्चाई को स्वीकार कीजिए। और आज जो कहा गया कि हार्मोज समुद्री मार्ग खुल गया है, गलत जानकारी सदन को नहीं देनी चाहिए। हार्मोज समुद्री मार्ग से मात्र 2 जहाज आपके आए हैं, 22 जहाज अभी भी आपके रुके हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप वार्ता करके उस समस्या का समाधान कराइए। अभी है मान्यवर समय है। मान्यवर 2 मिनट में आपसे और लूंगा। मान्यवर दूसरा विषय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं। हमारी सेना बहादुरी से देश की सुरक्षा के लिए लड़ती है और उसके साथ साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोग, जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग हैं, वो भी लड़ते हैं, वो भी देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। पुलवामा में 40 जवानों ने अपनी शहादत दी। मान्यवर, पुलवामा में 40 जवानों ने अपनी शहादत दी। और जो उनका काडर सिस्टम है, यूपीएससी के थ्रू उनकी भर्ती होती है। मैं बस 1 मिनट आपसे लूंगा, बस आधा मिनट, वो खत्म करूंगा, 1 मिनट में खत्म करूंगा सर। मान्यवर, जो यूपीएससी के थ्रू उनकी भर्ती होती है, उसके बावजूद उनके प्रमोशन में उनके साथ नाइंसाफी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट तक से वो जीत चुके हैं, लेकिन बार बार उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। और 1 मिनट में अपनी बात कह के खत्म करूंगा सर। जो प्रमोशन का सिस्टम है, उनके साथ जो अन्याय उनको झेलना पड़ रहा है, वो एक असिस्टेंट, एक डिप्टी कमांडेंट को जो सीआरपीएफ में है, 18 साल में, बस खत्म कर रहा हूं सर, विषय नहीं है ना, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर। उसी के लिए डिमांड में चाहता हूं सरकार के सामने एक प्रस्ताव मेरा। 18 वर्षों में एक प्रमोशन मिलता है सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट को और असिस्टेंट कमांडेंट को 15 वर्ष में एक प्रमोशन मिलता है। यही हाल बीएसएफ का है। लेकिन जो आईपीएस बैच के अधिकारी हैं, उनको 4-4 प्रमोशंस मिलते हैं। हमें आईपीएस के प्रमोशन से परेशानी नहीं है, लेकिन बीएसएफ में, सर खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं 30 सेकंड में सर। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से सरकार से इतना अनुरोध है कि जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, जो हमारी वो सेना है, उसका मनोबल कमजोर ना हो जवानों का, और उसमें आईपीएस को उनकी पोस्टों पे ना बैठाया जाए। जहां डीजी, डीआईजी, आईजी बनने में उनकी योग्यता है, उनको उस